हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में ठीक लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे बंध के प्रकार और उसमें आयनिक बंध के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया था। दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं ठीक जालक ऊर्जा और वन हाइबर चक्र। ठीक लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हमको पढ़ना है सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजक बंध। संयोजक आबंध, संयोजक आबंध या संयोजक बंध बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक क्या पढ़ना हमको? सहसंयोजक आबंध या सहसंयोजक बंध जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बंध इसके पहले पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक तो ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से जो बंध बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। ठीक बंध बनता क्यों है पहले ही पढ़ चुके हैं, स्टेबल होने के लिए बनते हैं ना। तो हमको ये देखना है, चलो ठीक है, सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी से बनने वाला बंध क्या कहलाएगा? सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। ठीक 10 में भी पढ़े होंगे। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी, बराबर बराबर की साझेदारी, जितना कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन साझे में प्रयोग करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा परमाणु भी साझे में प्रयोग करेगा, तो जो बंध बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक आबंध। ठीक जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु जो तो क्या होता है? यहाँ पे अस्थायी होता है। क्या होता है? हमने बताया अस्थायी होते हैं, स्थायी होने के लिए बंध बनाते हैं, चाहे उसके लिए इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़े, मतलब किसी को देना पड़े या लेना पड़े ना। तो अब हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु आपस में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर ले? साझेदारी कर ले, तो जो बंध बनेगा, ठीक इनके बीच में जो बंध बनेगा वही कौन सा बंध कहलाएगा? सहसंयोजक आबंध या बंध। क्लियर हो रही बात ना? इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी, जितने इलेक्ट्रॉन एक परमाणु लगाएगा उतने ही दूसरे। ठीक हाँ, इसके लिए आवश्यक क्या है कि इनके बीच में बंध बनता है, तो ऐसे यौगिकों के बीच में सहसंयोजक बंध बनता है जिनके बीच में विद्युत ऋणात्मक का अंतर बहुत ज्यादा ना हो। समझ में आई बात? ऐसा ना हो एक बहुत धनात्मक हो और दूसरा बहुत ज्यादा ऋणात्मक हो। अगर ज्यादा धनात्मक ज्यादा ऋणात्मक होंगे तो आयनिक बंध बनाएंगे, तब सहसंयोजक बंध नहीं बनाएंगे। कैसे होने चाहिए? जिन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है उनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम होता है। समझ में आई बात? विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है तभी बनेगा सहसंयोजक बंध, नहीं तो नहीं बनेगा। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर समान परमाणुओं के मध्य बन रहा है, समान परमाणुओं के मध्य, तब वो 100% सहसंयोजक बंध ही बनेगा। जैसे हमने लिखा H2, ठीक इनके बीच जो बंध बना हो कौन सा बंध होगा? सहसंयोजक आबंध होगा। क्लियर हो रही बात? N2 इनके बीच में जो बंध बना कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक। समान परमाणुओं के बंध बीच में बनने वाला बंध कैसा बंध होगा? सहसंयोजक बंध होगा। अभी हम बताएंगे कि समान परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है उसको ध्रुवीय बंध बोलते हैं, असमान परमाणुओं के बीच जो
सहसंयोजक आबंध बनता है उसको क्या बोलते हैं? अध्रुवीय। ना, क्लियर हुई बात? अगर इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होती है तब जो बंध बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे? सहसंयोजक आबंध। ना, तो सहसंयोजक आबंध को हम पढ़ लेते हैं, दो प्रकार से होते हैं। एक होता है ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध, ध्रुवीय, और एक क्या होता है? अध्रुवीय। अध्रुवीय, ठीक। सहसंयोजक बंध कितने प्रकार हुए? दो, ध्रुवीय और अध्रुवीय। अगर समान परमाणुओं के मध्य बंध बनता है, समान परमाणुओं के मध्य, समान परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध, क्या कहलाएगा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ठीक। और अगर असमान परमाणुओं के मध्य बंध बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे? थोड़ा सा उल्टा बोल दे रहे हैं, सॉरी। जो ध्रुवीय बंध होता है वो असमान परमाणुओं के मध्य होता है। ध्रुवीय बंध किसके मध्य होता है? असमान परमाणुओं के मध्य, ठीक। गलती से बोला गया, ध्यान से सुनिए। ध्रुवीय बंध किसके मध्य बनेगा? असमान परमाणुओं के मध्य। जो अध्रुवीय होता है ये समान परमाणुओं के मध्य बनेगा। उनके मध्य बनेगा समान परमाणुओं के, जैसे समान परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध क्या कहलाएगा? अध्रुवीय। क्या कहलाएगा? अध्रुवीय, ठीक। जैसे अगर असमान परमाणुओं के बीच हमने लिखा HCl, इनके बीच में सहसंयोजक बंध ही पाया जाता है, साझेदारी, एक इलेक्ट्रॉन प्रयोग में करते हैं दोनों लोग, एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो ये बंध कैसा होगा? ध्रुवीय। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मकता अधिक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इसकी क्या है? कम है, तो इसमें पार्शियल प्लस चार्ज। अगर किसी पे प्लस माइनस चार्ज आ रहे हैं तो कौन सा बंध हो जाएगा? ध्रुवीय हो जाएगा। और अगर समान परमाणु हो, जैसे H2 हमने लिखा था, अब इसमें किसी पे प्लस माइनस चार्ज नहीं आएंगे, तो एक कौन सा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अध्रुवीय का। इसका हो जाएगा अध्रुवीय। इसी प्रकार O2, ठीक, Cl2, ये सब कैसे बंध बनाएंगे? सहसंयोजक। कैसे बंध? सहसंयोजक। सहसंयोजक में कौन सा? अध्रुवीय। HCl है, ठीक, H2O है, H2O में भी कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। लेकिन सहसंयोजक में कौन सा बंध है? ध्रुवीय बंध है, ठीक, क्योंकि H प्लस OH माइनस होता है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा कि जिसमें प्लस माइनस चार्ज आए, अगर सहसंयोजक बंध होगा तो कौन सा होगा? ध्रुवीय होगा। और प्लस माइनस चार्ज ना आए, समान परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध होगा, तो कौन सा बंध होगा? अध्रुवीय होगा। क्लियर हो गई बात? तो सहसंयोजक बंध तो दो भागों में शुरुआत में पढ़ लिया, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय का होता असमान परमाणुओं के मध्य, और ध्रुवीय असमान परमाणुओं के मध्य, अध्रुवीय समान परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध होता है, ठीक। इसके अलावा भी सहसंयोजक को हम और भाग पढ़ते हैं। एकल बंध, ठीक है, द्विबंध, थर्ड त्रिबंध। थर्ड कौन सा? त्रिबंध। एकल बंध, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे एकल सहसंयोजक बंध बोलेंगे, ठीक। एक इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी से जो बंध बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे? एकल सहसंयोजक बंध। जैसे अगर हमने अभी लिखा था HCl, तो यहाँ हाइड्रोजन और Cl के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी? एक। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त करना चाहेगा, तो इसका निकटतम अक्रिय गैस कौन सा होगा? हीलियम होगा,
का निकटतम अक्रिय गैस कौन सा होगा? हीलियम। देखिए जैसे HCl, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना? 2, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन भी कितना रखना चाहेगा? 2 रखना चाहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और Cl के पास कितने हैं? इसके तो 2, 8 और 7, मतलब संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। और रखना कितना चाह रहा हो? 18 रखना चाहेगा। कितना रखना चाहेगा? 18, ठीक, क्योंकि आर्गन जैसा बनना चाहेगा। ठीक, क्लोरीन का निकटतम अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18, तो ये भी कितना प्राप्त करना चाहेगा? 18। तो करना क्या है? अब ना इनको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना वो इनको, दोनों के एक एक की जरूरत है। जब दोनों की समान आवश्यकता होती है तभी साझेदारी होती है। तो क्या करेंगे? दोनों एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, एक इलेक्ट्रॉन ये अपना, साझेदारी में प्रयुक्त करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ जो बंध बना, एक बंध बना, इस बंध को हम क्या बोलेंगे? एकल बंध। अगर 2 परमाणु के मध्य एक लाइन खींची गई हो, लाइन मतलब रेखा, तो उसको हम एकल बंध बोलेंगे। ठीक, ऐसे ही समझ लीजिए, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो कौन सा बंध बनेगा? एकल बंध बनेगा। ठीक, ऐसे ही H2, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ जो बंध बनेगा वो भी कौन सा बंध बनेगा? एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध। क्लियर हो गई बात ना? ऐसे ही अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी हो, कितने कितने इलेक्ट्रॉन की समान साझेदारी? 2-2। जैसे ऑक्सीजन है, O2 लिखते हैं। ठीक, ऑक्सीजन के एक परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, 2 और 6। कितने होते हैं? 2 और 6। तो दूसरे के पास भी कितने होंगे? 2 और 6। तो जो संयोजी कोष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 हैं। संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। क्लियर हुई बात? अब इनका निकटतम अक्रिय गैस नियान होगा। क्या होगा? नियान। उसका परमाणु क्रमांक कितना? 10, मतलब उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि इनके पास कितने? 8। कितना पूरा करना है इन लोगों को? 10 पूरा करना है। तो 8 है, 10 पूरा करना है। या मान लो 6 है, बाह्यतम कोष में 6 है, तो बाह्यतम कोष में 8 पूरा करना है। 8 पूरा करने के लिए क्या करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे इनसे। तो अब 2 बंध बन गए 2 बंध। इसी को हम क्या बोलते हैं? देवबंध। देवबंध या डबल बॉन्ड बोलेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी हुई तो कौन सा बंध बनेगा? डबल बंध। ठीक, इसी प्रकार अगर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी हो, कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी हो? 3-3। जैसे नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7, तो 2 और 5 टाइम विन्यास करेंगे, कितना हुआ? 2 और 5। ठीक, तो इनका भी तो दूसरा अगर नाइट्रोजन परमाणु लिखेंगे, ठीक, तो इनका भी निकटतम अक्रिय गैस जो होगा वो कौन सा होगा? नियान ही होगा। उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे, इनके पास भी कितने होने चाहिए? 10। बाह्यतम कोष में 8 होने चाहिए, तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो इनके भी बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक, अब ये दोनों क्या करेंगे? अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उससे 60 पूरा हो जाएगा ना, तो क्या करेंगे? 3-3 की साझेदारी ना। अब जो बंध बना इसी को हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल बंध बोलेंगे। समझ में आई बात? तो अगर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध 2 प्रकार के हो गए, ध्रुवीय और अध्रुवीय ना। अगर समान परमाणुओं के मध्य कोई बंध, सहसंयोजक बंध बनता है समान परमाणुओं के मध्य, तो उसको अध्रुवीय बोलेंगे। असमान परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनेगा तो ध्रुवीय बंध बोलेंगे। इसके अलावा भी 3 हो गए, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी एकल बंध, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो द्विबंध, और 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो ट्रिपल बंध। अब हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध के लक्षण। क्या पढ़ना हमको? सहसंयोजक बंध के लक्षण। इसके पहले ये भी पढ़ लें सहसंयोजक। जैसे सहसंयोजकता क्या होगी? सहसंयोजकता मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। अगर सहसंयोजक बंध में लगने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या कहलाएगी? सहसंयोजकता।
ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन अगर सहसंयोजक बंध बन रहा हो तो सहसंयोजक बंध बनने में ना लगने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी, उसकी सहसंयोजकता कहलाएगी। और कोई पूछे सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, तो ऐसे यौगिक जिनके मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता हो उसी को हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजक यौगिक। ठीक, लक्षण पढ़ लेते हैं सहसंयोजक यौगिकों के। सहसंयोजक यौगिकों के क्या पढ़ ले, लक्षण पढ़े। तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं, ठीक, ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होते। आणिक यौगिक किसमें विलय होते थे, ध्रुवीय विलायकों में, जबकि सहसंयोजक यौगिक, ठीक, जल या अन्य ध्रुवीय विलायक, जल भी कैसा विलायक है, ध्रुवीय विलायक है। तो हम लिख लेंगे सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होते हैं। ठीक, और दूसरी बात, अब इनमें भी जैसे आणिक कंपाउंड में पढ़े थे, इनके गलनांक उत्थानांक अधिक होते हैं, इनमें भी गलनांक उत्थानांक अधिक होते हैं, लेकिन आणिक कंपाउंड से, आणिक यौगिकों से कम होते हैं। ठीक, इनके के गलनांक एवं उत्थानांक आणिक यौगिकों से कम होते हैं। ठीक, अधिक होते हैं लेकिन आणिक यौगिक से ज्यादा नहीं हो सकते, उनसे क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक, थर्ड पॉइंट, ये क्या होते हैं, आयनित अवस्था में होते नहीं। अगर आयनित अवस्था में नहीं होंगे तो विद्युत के क्या हो जाएंगे, फिर कुचालक होंगे। आयनित अवस्था में ना होने के कारण ए विद्युत के कुचालक होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट में भी सहसंयोजक बंध पाया जाता है, लेकिन वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। उस पर आप लोग मत जाइएगा। ठीक, एक और अंतिम लक्षण, जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं, अगर इन रासायनिक अपक्रिया में भाग लेंगे तो परमाणु के रूप में भाग नहीं लेते। ठीक, सहसंयोजक यौगिकों के अणु जो होते हैं रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के अणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते, ठीक, अणु के रूप में। जैसे हाइड्रोजन लिखे तो H2 भाग लेगा, हाइड्रोजन केवल H नहीं लेगा। समझ में आई बात। अब इससे